आज का दिन उसके लिए बहुत खास था क्योंकि आज उसकी शादी का दिन था। शादी के लाल रंग के लहंगे में वो बहुत सुंदर लग रही थी। सभी ने दिल खोलकर उसकी तारीफ की थी। वो अपनी शादी की ड्रेस में बैठी अपने जीवन साथी का इंतजार कर रही थी। उसके दिल में हजारों सपने थे। हर लड़की की तरह उसने भी एक रोमांटिक, खूबसूरत और सुखी शादीशुदा जिंदगी का सपना देखा था। लेकिन उसका सपना उस वक्त टूट गया जब उसे पता चला कि उसकी शादी उसके जीजा रविंद्र से तय कर दी गई है। ऐसा नहीं था कि वो उम्र में बहुत बड़े थे। वो पढ़े लिखे, सुंदर और सुसंस्कृत व्यक्ति थे, लेकिन उसने उन्हें हमेशा जीजा जी के रूप में ही देखा था। उसकी बड़ी बहन सविता की मौत के बाद जब रविंद्र की माँ ने उसकी माँ से उसके रिश्ते की बात की तो उसकी माँ ने बिना उससे पूछे हाँ कर दी। जब उसे पता चला तो वो बहुत नाराज हुई और कई दिनों तक अपने परिवार से बात नहीं की। उसकी माँ ने उसे समझाया, बेटा हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारे लिए कोई गलत फैसला नहीं करेंगे। रविंद्र एक अच्छा इंसान है। कभी कभी वक्त के साथ रिश्ते बदल जाते हैं, लेकिन अगर तुम इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हो तो मैं अभी रविंद्र की माँ को मना कर देती हूँ। तुम रात तक अपना फैसला मुझे बता देना। माँ के इतना कहने के बाद वो सोच में पड़ गई। उसी समय उसका मोबाइल बजा। स्क्रीन पर लिखा था रिया कॉलिंग। वो खुश हो गई कि अपनी परेशानी रिया से साझा करेगी, लेकिन जैसे ही कॉल उठाया वो स्तब्ध रह गई। रिया ने बताया कि उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया है, उसके गहने भी ले लिए हैं। अब उसके मायके वाले भी उसकी मदद करने की स्थिति में नहीं है। उसकी कहानी सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी हालत देखकर उसे एहसास हुआ कि इस दुनिया में बहुत कुछ मतलबी है। उस समय उसे अपनी माँ की बात बिल्कुल सही लगी। वो माँ के पास गई और बोली, माँ मैं रविंद्र से शादी के लिए तैयार हूँ। उसकी माँ रसोई में खाना बना रही थी। उन्होंने खुशी और हैरानी से उसे गले से लगा लिया और उसे खूब लाड़ किया। शादी के बाद जब वो दुल्हन बनकर उनके कमरे में गई और दीवार पर सविता दीदी की तस्वीर देखी तो वो उनकी तस्वीर के पास जाकर बोली, दीदी आप बहुत याद आ रही हैं। लगता है जैसे आप अपनी सारी खुशियां मेरे लिए छोड़कर चली गईं। इतना कहकर वो तस्वीर को प्यार से देखती हुई बिस्तर पर आकर बैठ गई। रात को जब रविंद्र कमरे में आए वो बिना कुछ कहे दीदी की तस्वीर को उतार कर दूसरे कमरे में चले गए। दरवाजा बंद होने की आवाज आई तो उसने चौंक कर देखा, तस्वीर गायब थी। वो डर गई। समझ नहीं आया कि क्या रविंद्र आज भी दीदी के जाने का गम नहीं भूल पाए हैं। वो उनके पीछे दूसरे कमरे में गई, लेकिन दरवाजा बंद था। भारी कपड़ों और दिन भर की थकावट के कारण वो वापस कमरे में लौट आई और कपड़े बदलकर सो गई। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली, रविंद्र पास में बैठे थे और मुस्कुराकर बोले, नई जिंदगी की नई सुबह मुबारक हो। उनकी बातों में इतना अपनापन था कि वो कल रात की उलझन भूल गए। उसने देखा दीदी की तस्वीर फिर से अपनी जगह पर थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो मुस्कुरा रही हो। उन्होंने साथ में नाश्ता किया, लेकिन रात को फिर वही हुआ। रविंद्र फिर दीदी की तस्वीर लेकर दूसरे कमरे में चले गए। वो बाहर निकलने लगी, लेकिन उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। अंदर से हल्की आवाजें आ रही थी, जैसे वो किसी से बात कर रहे हों। उसकी सास जो उसे ढूंढते हुए वहां पहुंची, उसे देखकर कुछ समझाया और बोली, कुछ दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा। वो चुपचाप वापस लौट आई। फिर उसे याद आया दीदी और रविंद्र की शादी। दीदी उससे 2 साल बड़ी थी। उनकी शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। उसने देखा था कि शादी के बाद भी दीदी अक्सर किसी उलझन में रहती थी, खासकर जब वो अपनी बहन सविता के घर रहने जाती थी तो उसने अक्सर देखा कि वह रात में कई घंटे बाहर टहलती रहती थी। जब भी उसने उनसे इसका कारण जानना चाहा तो वह मुस्कुरा देती और उसे टालते हुए कहती, बस यूं ही कमरे में दिल घबरा रहा था इसीलिए बाहर आ गई।
एक बार उसने यह बात अपनी माँ से भी कही तो उन्होंने हंसते हुए कहा, पगली, नए घर में एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगता है, चिंता मत कर। जब भी दीदी मायके आती थी तो वे हमेशा सजी धजी, मुस्कुराती और बहुत खुश नजर आती थी, इसीलिए उसने भी अपने मन की आशंकाओं को दबा दिया। लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ जो उसे बेचैन कर गया। उस दिन रविंद्र जीजा जी दीदी को उनके घर रात बिताने के लिए छोड़ने आए। उसने देखा कि उनका बर्ताव अजीब था। दीदी को छोड़कर वो कुछ कहे बिना ही कार में बैठकर चले गए। वो दीदी से इस बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन जब वो उनके कमरे में गई तो देखा कि वो आंखें बंद करके लेटी हुई थी। उसने उन्हें परेशान करना ठीक नहीं समझा और चुपचाप अपने कमरे में लौट आई। अगली सुबह जब उसने दीदी से इस बारे में पूछा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस हमारी थोड़ी बहस हो गई थी, इसीलिए रविंद्र अंदर नहीं आए। फिर 2 दिन बाद रविंद्र बहुत उत्सुकता और प्यार से दीदी को लेने आए। उन्होंने उनसे माफी भी मांगी थी। तब उन्हें लगा कि सब कुछ ठीक है, दीदी का जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन अचानक कुछ महीने बाद वो उन सबको रुलाकर हमेशा के लिए चली गईं। उनकी मौत की खबर बिजली बनकर उन पर गिरी थी। सासू माँ ने बताया था कि सविता को अचानक सीने में दर्द हुआ था, जो शायद दिल का दौरा था, और इसी कारण उनकी मौत हो गई। इस सदमे से बाहर आना उनके लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन समय, जो हर जख्म पर मरहम है, धीरे धीरे सबको सामान्य करता गया। वो सब अपने अपने जीवन में वापस लौट आए। उसके माता पिता ने रविंद्र से उसकी शादी इसलिए तय की ताकि वो दीदी की तरह उसके साथ सुखी रह सके। लेकिन शादी के बाद उनका व्यवहार उसकी समझ से परे था। हाँ, दिन में वे सामान्य रहते थे, लेकिन रात होते ही दीदी की तस्वीर लेकर वो दूसरे कमरे में चले जाते और वहाँ घंटों रहते। उसे ऐसा लगता जैसे वो दीदी से बातें करते हों। वो उनका दुख समझना चाहती थी, उनके दर्द में साझीदार बनना चाहती थी, लेकिन उन्होंने उसे कभी मौका नहीं दिया। एक रात वो इन्हीं ख्यालों में डूबी हुई थी कि उसकी आंख लग गई। उस रात उसने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि एक अंधेरे कमरे में दीदी की सिसकियां गूंज रही हैं। वो दोनों हाथ फैलाकर उन्हें छूने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसके सामने होते हुए भी उससे दूर थी। वो चिल्लाकर बोली, दीदी, सामने क्यों नहीं आ रही हो? मुझे कुछ बताओ तो सही। दीदी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मुझे इंसाफ चाहिए मेरी बहन, तू मुझे इंसाफ दिला सकती है? इससे पहले कि वो कुछ और पूछ पाती, उसकी नींद खुल गई। कमरे में घना अंधेरा था, शायद बिजली चली गई थी या किसी खराबी से लाइट बंद थी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसकी सांसें तेज थी, लेकिन उसे सिर्फ एक ही बात याद रह गई, दीदी की आवाज और उनकी इंसाफ की पुकार। अगली सुबह जब रविंद्र ऑफिस के लिए निकल गए तो वो उनके कमरे के पास वाले कमरे में गई। वो देखना चाहती थी कि वहाँ क्या था। कमरे में अंदर आई तो देखा कि इस कमरे में एक सोफा सेट और एक अलमारी के अलावा कोई फर्नीचर नहीं था। उसने अलमारी खोली तो देखा कि कुछ खाली दवा के रैपर थे। उसने एक रैपर उठाया और उल्टा किया। ये शायद दीदी की दवाइयाँ थीं, क्योंकि उसने अक्सर उन्हें ये दवाइयाँ अपने बैग में रखते देखा था। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही दवा का नाम पड़ा वो दंग रह गई। फिर सोचा कि शायद उसे कुछ गलतफहमी हो गई है, इसीलिए रैपर वहीं रख दिया। वो अलमारी बंद कर ही रही थी कि एक छोटा सा शॉपिंग बैग उसके पैरों में आकर गिरा। उसने देखा कि वह बैग नशीली दवाओं से भरा हुआ था। वो बहुत हैरान हुई। वो बैग वो चुपके से अपने कमरे में ले आई। शाम को रविंद्र बेचैन होकर घर में टहलने लगे, जैसे उनका कोई कीमती सामान खो गया हो। उनकी बेचैनी उसने महसूस की, लेकिन नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि अगर वह नशे का सेवन कर रहे थे तो एक पत्नी होने के नाते उसे उन्हें रोकना चाहिए था। यही दवाइयाँ उसने सविता दीदी के बैग में भी देखी थी। शायद वो रविंद्र की आदत छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। कुछ सोचकर वो कमरे से बाहर आई। उसे पता था कि रविंद्र की पसंदीदा डिश कढ़ाई पनीर है। दीदी कहा करती थी कि आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। उसने वही बात मानते हुए किचन में कढ़ाई पनीर बनाया, नौकरानी से टेबल सेट करवाई
और वो सब खाना खाने बैठे। रविंद्र को खाना बेहद पसंद आया। उन्होंने तारीफ करते हुए कहा, क्या तुम इतना स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए मुझसे कोई गिफ्ट चाहोगी? उसने आश्चर्य से उनकी तरफ देखा। उनका अंदाज कुछ अजीब था। जवाब नहीं दे पाई। फिर उन्होंने एक बार और वही सवाल दोहराया और फिर किसी काम से रसोई में उसे भेज दिया। उसने रसोई की खिड़की से देखा कि वह अपने आप से धीमी आवाज में कुछ कह रहे थे। उनका व्यवहार अब उसे और भी अजीब लगने लगा था। एक दिन उसने हिम्मत करके सास से कहा, माँ जी, आपका बेटा नशा करता है, फिर आपने उसके लिए मेरा जीवन क्यों खराब किया? उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। सविता की मौत के बाद रविंद्र टूट गया था। बस उसी दर्द को भुलाने के लिए वह ये सब कर रहा है। मैं समझाऊंगी उसे। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। पर उस रात जब सोने गई तो फिर दीदी का रोता हुआ चेहरा सपने में आया। वो जैसे न्याय मांग रही थी। वो बेचैन हो उठी। सोचने लगी कि दीदी की मौत वास्तव में एक्सीडेंट थी या कुछ और। सास ने कहा था कि सविता को दौरा पड़ा था, लेकिन अब सपने में उनका चेहरा देखना उसे अंदर से झकझोर रहा था। उसने अस्पताल की रिपोर्ट ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अपने कमरे में कुछ नहीं मिला। रविंद्र के ऑफिस जाने के बाद उसने दूसरे कमरे की भी तलाशी ली, लेकिन वहां भी कुछ नहीं था। अब बस सास का कमरा बचा था और वहीं उसे अस्पताल की एक रिपोर्ट मिली, जिसमें लिखा था कि सविता की मौत का कारण हार्ट अटैक था। यह देखकर उसे कुछ संतोष मिला, लेकिन शर्म भी आई कि उसने अपनों पर ही शक किया। फिर भी रविंद्र का व्यवहार रहस्यमय बना रहा। एक रात देखा कि रविंद्र के हाथ में दो फ्रेम थे, एक सविता दीदी की तस्वीर वाला और दूसरा शायद नया बना हुआ। वो जानना चाहती थी कि दूसरे फ्रेम में कौन है। अगली रात उसने जानबूझकर सोने का नाटक किया। रविंद्र हमेशा की तरह कमरे में आए और सविता दीदी की तस्वीर हाथ में लेकर कुछ देर उसे देखते रहे। जब उन्हें यकीन हो गया कि वो सो रही है तो वो दूसरे कमरे में चले गए। उसने तुरंत उनके पीछे जाकर देखा, दरवाजे की कुंडी घुमाई, दरवाजा खुल गया। अंदर झांका तो देखा कि रविंद्र सविता की तस्वीर से बातें कर रहे थे। मेरी प्यारी शहजादी, तुम वहाँ अकेली हो ना? मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता। बहुत जल्द तुम्हारा अकेलापन खत्म कर दूंगा। थोड़ा इंतजार करो। इतना कहकर उन्होंने अपनी गोद से एक और तस्वीर निकाली और दीदी की तस्वीर के साथ जोड़ दी। वो हैरान थी, ये दूसरी तस्वीर किसकी थी? उसने वो तस्वीर नहीं देखी, लेकिन उनके मुंह से निकले शब्द सुनकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। वो वापस अपने कमरे में चली आई और बिस्तर पर बैठ गई और एक गहरी सांस ली। उसे ऐसा लगा जैसे वो मीलों चल चुकी हो। वो बिस्तर पर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। रविंद्र तो जीवन लीला समाप्त करने के बारे में सोच रहे थे, दीदी के पास जाने की सोच रहे थे। हो सकता है दीदी के साथ वह दूसरी तस्वीर उनकी थी। उसे रविंद्र को इस हद तक पहुंचने से रोकना था। बहुत देर तक सोचने के बाद उसकी आंख लग गई कि तभी फिर से दीदी के रोने की आवाज उसे सुनाई पड़ी। वो लगातार न्याय की मांग कर रही थी। उसने सपने में ही उन्हें कहा कि मैं उन्हें इंसाफ दिलाऊंगी। उसकी बात सुनकर वह मुस्कुरा दी। वो बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ गई थी कि दीदी का मामला तो उसने अपने जान में निपटा दिया था। उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। फिर दोबारा दीदी सपने में क्यों आई थी? लेकिन दीदी से कहा था तो उसे वैसे भी अपनी बात निभानी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि इसे कैसे करना है। रात के किसी समय में उठकर वो दूसरे कमरे में गई। रविंद्र अभी दूसरे कमरे में ही सोते थे। उसके पास उसके कमरे में नहीं सोते थे। उसने दरवाजे को हल्के से धक्का दिया तो दरवाजा अंदर से लॉक था। वो निराश होकर अपने कमरे में गई, सोच विचार में गुम। कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह सोकर उठी तो फ्रेश होने के लिए अलमारी खोली और कपड़े निकाले। यह देखकर वो दंग रह गई कि उसकी अलमारी से वो दवाइयों वाला बैग गायब था। उसे यकीन हो गया वो बैग रविंद्र ने ही निकाला था। उसे रविंद्र को गलत रास्ते पर जाने से रोकना होगा। रविंद्र को जीवन लीला समाप्त करने से बचाना होगा। रविंद्र को दीदी की यादों से निकालना पड़ेगा। यही सब सोचते हुए वो फ्रेश होकर आई और तैयार होकर बाहर आ गई। उसकी सास ने नाश्ता बनाकर तैयार रखा था। वो नाश्ता कर ही रही थी कि उसकी सास बोली, बेटा आकांक्षा, मेरे फोन का बैलेंस खत्म हो गया है। अपने फोन से डॉक्टर का नंबर लगा
लगा दो, सुबह से सर में दर्द हो रहा है, उससे पूछकर कुछ दवाइयाँ ले लूं। अपनी सास के बताए हुए नंबर को उसने अपने फोन में डायल किया और अपनी सास की तरफ फोन बढ़ा दिया। गलती से उसकी उंगली रिकॉर्डिंग बटन पर गई और रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। यह अनजाने में हुआ था, जानबूझकर ऐसा नहीं हुआ था। उसकी सास बात करती हुई अपने कमरे में चली गई थी, वो भी अपने कमरे में आ गई, यह सोचते हुए कि जब मम्मी जी बात कर लेंगी तो खुद ही उसे फोन दे देंगी। काफी देर के बाद मम्मी जी फोन लेकर आईं और उसे फोन देकर वापस चली गईं। फोन को चार्जिंग पर लगाकर वो रविंद्र के बारे में सोचने लगी। वो दीदी से कितना प्यार करते थे, दीदी की यादों को अभी तक भूल नहीं पाए हैं, यहाँ तक दीदी के पास जाने की सोचने लगे हैं। यह सोचकर ही वो कांप उठी थी। उसका पूरा दिन इसी सोच विचार में निकल गया कि कैसे रविंद्र के दिल से दीदी की यादों को निकालूं, कैसे रविंद्र के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करूं। लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। यही सब कुछ सोचते सोचते शाम हो गई। शाम को रविंद्र ऑफिस से घर आए तो उनके हाथ में एक पिज्जा का डिब्बा भी था। रविंद्र कमरे में आए और बोले, आकांक्षा, मैं ये पिज्जा तुम्हारे लिए लाया हूँ, क्या तुम्हें पिज्जा पसंद है? पिज्जा उसे बहुत पसंद था। उसने खुश होते हुए कहा, हाँ रविंद्र, मुझे पिज्जा बहुत पसंद है। रविंद्र के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई, जिससे वो समझ ना सकी। उस मुस्कुराहट के साथ बोले, अच्छा तो यह लो, खा लो यह पिज्जा। रविंद्र ने उसकी तरफ बढ़ाया ही था कि तभी बाहर से उसकी सास ने रविंद्र को आवाज दी। वो डिब्बा उसे देकर बोले, यह लो, जल्दी से खा लो, नहीं तो यह ठंडा हो जाएगा। यह कहकर रविंद्र बाहर चले गए। उसने सोचा क्यों ना अपना पसंदीदा सीरियल देख लूं। सीरियल देखने के लिए उसने फोन उठाया तो उसमें रिकॉर्डिंग का नोटिफिकेशन पड़ा था। उसने फोन में रिकॉर्डिंग खोली, वही रिकॉर्डिंग थी जो उसकी सास ने डॉक्टर से बात की थी। उसके दिमाग में ख्याल आया, उसकी सास ने इतनी देर बात क्यों की? उनके सर में दर्द हो रहा था, सिर्फ दवाई ही तो पूछी थी। फिर भला दवाई पूछने के लिए इतनी देर बात करने की क्या जरूरत थी? ना चाहते हुए भी उसने वो रिकॉर्डिंग खोल ली और उस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद उसके शरीर में जान ही नहीं रही। ऐसा लगता था जैसे वो अभी गिर पड़ेगी। सोचने समझने की ताकत खो चुकी थी। उसकी सास डॉक्टर से कह रही थी कि डॉक्टर साहब, आपकी दी हुई दवाइयों से मेरे बेटे को कुछ फायदा नहीं हो रहा है। आपने तो कहा था उसकी दूसरी शादी करवा दो, वह ठीक हो जाएगा, लेकिन वह बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। अपनी पहली पत्नी को मारने के बाद अब वो अपनी दूसरी पत्नी को भी मारने की योजना बना रहा है। मैं आपको अब तक ना जाने कितने पैसे दे चुकी हूँ, आप मेरे सारे पैसे वापस कर दीजिए, मेरे बेटे को बिल्कुल भी फायदा नहीं है। उसकी सास की बात सुनकर डॉक्टर जोर से हंसा और बोला, देखिए, आपका बेटा मेंटली मरीज है, उसे ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। रही बात पैसों की, तो मैं आपको एक पैसा भी नहीं दूंगा। आपके कहने से ही मैंने आपकी पहली बहू की नकली रिपोर्ट बनाई थी कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। अगर मैंने आपके बेटे और आपकी ये करतूत पुलिस को बता दी तो जिंदगी भर जेल में हवा खाते रहोगी। कल आ जाना मेरे पास, मैं दवाइयाँ बदल दूंगा, धीरे धीरे आपके बेटे को फायदा होने लगेगा। और हाँ, मेरी फीस जरूर लाना। इतना कहकर डॉक्टर ने फोन काट दिया। वो वहीं स्तब्ध बैठी थी। इसका मतलब उसकी दीदी की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई थी, उन्हें मारा गया था, दीदी की हत्या की गई थी। तभी तो वो उसके सपनों में आकर न्याय की भीख मांग रही थी। दीदी को याद करके वो फूट फूट कर रोने लगी। थोड़ी देर में होश आया तो सबसे पहले अपने कमरे का दरवाजा बंद किया। वो समझ चुकी थी कि रविंद्र उस पिज्जा में जहर मिलाकर उसे मारना चाहता है। उसने पिज्जा का डिब्बा एक ओर रख दिया और तुरंत अपने पापा को फोन किया। उसने उन्हें सब कुछ बता दिया। पापा को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने रिकॉर्डिंग सुनाई तो उन्हें यकीन करना ही पड़ा। उन्होंने कहा, बेटा घबराओ मत, जल्दी से पुलिस को फोन करो, मैं भी वहां पहुंचता हूं। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया और पता बताया। थोड़ी ही देर में पुलिस उनके घर पहुंच गई। उधर रविंद्र, जो ये समझ रहा था कि पिज्जा खाकर वो मर चुकी होगी, खुशी खुशी हॉल में घूम रहा था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर पुलिस पर पड़ी, उसके होश उड़ गए। पुलिस ने आते ही उसकी सास और रविंद्र को गिरफ्तार कर लिया। वो दोनों सफाई देते रहे कि वे निर्दोष हैं, लेकिन उसके फोन में हुई रिकॉर्डिंग ही सबूत बन गई।
उसने अपनी दीदी की यादों का सामान समेटा और हमेशा के लिए अपने मम्मी पापा के घर लौट आई। जब उसने सविता दीदी की तस्वीर को हाथ में लिया तो ऐसा लगा जैसे वो मुस्कुरा रही हूँ, जैसे कह रही हूँ मुझे इंसाफ मिल गया। उसने रविंद्र से कानूनी रूप से तलाक ले लिया था और अब वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी थी। उसने अधूरी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी पाई। उसके मम्मी पापा ने उसे खुलकर अपनाया। उन्होंने लोगों की परवाह नहीं की जो कहते थे तलाकशुदा बेटी को कब तक घर पर रखोगे। पापा ने एक दिन उससे कहा, बेटा अगर तुम्हें कभी लगे कि कोई ऐसा है जिसके साथ तुम जिंदगी बिताना चाहती हो तो हमें बताना, लेकिन हम अपनी तरफ से तुम पर कोई दबाव नहीं डालेंगे। पापा की बात सुनकर वो मुस्कुरा दी, एक सच्ची शांत मुस्कान। उसे नहीं लगता कि उसकी जिंदगी में अब कोई ऐसा आएगा जिस पर वो दोबारा विश्वास कर सके, लेकिन अगर उसकी किस्मत में सच्चा प्यार लिखा होगा तो उसे एक दिन जरूर मिल जाएगा। आपकी राय क्या है? क्या आकांक्षा को अपनी जिंदगी में सच्चा प्यार मिलेगा? कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही साथ दोस्तों, कई लोग चेहरे पे झूठ का नकाब ओढ़े होते हैं, इसीलिए शादी का फैसला बहुत सोच समझ कर करें। शादी जैसे रिश्ते की नींव अगर प्यार के आधार पर रखी जाएगी तो वह रिश्ता ज्यादा टिकाऊ होगा। सविता के माँ बाप ने उसकी शादी अरेंज तरीके से की थी, जिसमें उन्होंने सिर्फ लड़के की नौकरी, उसकी शकल सूरत और उसका परिवार देखा था। इसके बाद उन्होंने जल्दबाजी में उसकी शादी कर दी। जबकि अगर कोई व्यक्ति अरेंज मैरिज कर रहा है तो उसे शादी के फैसले में थोड़ा समय लेना चाहिए। कुछ समय व्यक्ति को समझने के लिए जरूर देना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में करी गई शादियां अक्सर गलत साबित हो सकती हैं और कभी कभार खतरनाक भी साबित होती हैं, जैसा कि सविता के केस में हुआ। सविता, जो कि अपने पति में अपना प्यार ढूंढ रही थी, उसे प्यार न मिलकर बल्कि पति में एक हैवान मिला। दोस्तों, सभी की प्रेम कहानियों का अंत सुखद नहीं होता है। सविता प्रेम के मामले में अनलकी साबित हुई। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगली कहानी में फिर मिलते हैं।